प्यारे बच्चों नमस्कार। आज आप लोगों को कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाएंगे। देखिए, पहला प्रश्न है, यदि समीकरण 3x² प्लस 12x प्लस c इक्वल टू 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, आप लोगों को मालूम होगा कि मूल समान होने के लिए जो प्रतिबंध होता है, मूल समान होने के लिए जो आपका प्रतिबंध होता वो होता है b² माइनस 4ac इक्वल 0। अब यहाँ देखिए, जो समीकरण आपका दिया है ये 3x² प्लस 12x प्लस c इक्वल टू 0 का तुलना किससे करेंगे? द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, a का मान कितना है? 3 है, b का मान कितना है? 12 है, और c का मान आपका देखिए c ही है। अब इसी में ये मान उठा के रख दीजिए। देखिए, b का मान यहाँ से 12 है तो 12 का स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू कितना है? इक्वल 3 है, और c का वैल्यू c ही है इक्वल टू 0। ये हो गया आपका 12 का जब स्क्वायर करेंगे तो 144 हो जाएगा। 144 माइनस 4 3 जा 12 हो गया, और ये c इक्वल 0। माइनस 12c इक्वल 144 को उधर जब ले जाएंगे तो माइनस 144 हो जाएगा। ये माइनस से माइनस कट गया, और c इक्वल जब निकालेंगे तो 144 अपान 12 हो जाएगा, और 12 से जब इसमें डिवाइड करेंगे तो 12 जा 144, अर्थात c इक्वल आपका कितना आ गया? 12 आ गया। ये c का मान आपको प्राप्त हो गया। अब देखिए, दूसरा प्रश्न आपका जो है, दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 आपका जो है वो है त्रिभुज ABC में किसी त्रिभुज ABC में यदि AB बराबर 5 सेंटीमीटर, AB बराबर 5 सेंटीमीटर, BC बराबर 12 सेंटीमीटर और AC बराबर 13 सेंटीमीटर, तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए। तो कोण B का मान ज्ञात कीजिए, चलिए देखिए इसका सलूशन। आप देखिए, मान लीजिए आपका ये त्रिभुज आपका A, B और C है। ये 5 सेंटीमीटर है, ये 12 सेंटीमीटर है, ये 13 सेंटीमीटर है। अब देखिए, कोण B का मान ज्ञात करना है तो त्रिभुज ABC में अगर जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसका स्क्वायर शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर आ जाता है तो ये समकोण त्रिभुज हो जाता है। और समकोण त्रिभुज होने का मतलब जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसके सामने का कोण जो है 90 अंश होता है, अर्थात कर्ण के सामने की भुजा 90 अंश, ऐसे मालूम हो गया 90 अंश होगा इसका मान। तो देखिए, सबसे बड़ी भुजा आपका AC स्क्वायर इक्वल AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, तो AC का मान 13 स्क्वायर इक्वल AB का मान 5 स्क्वायर और प्लस BC का मान कितना है? 12 स्क्वायर है। तो ये हो गया 169 इक्वल ये हो गया 25 और प्लस 12 का स्क्वायर हो गया 144। 169 इक्वल जब इसको ऐड करेंगे तो 169 हो गया, अतः त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज होगा, इसलिए कोण B बराबर 90 अंश होगा। कोण B बराबर 90 अंश।
अब देखिए तीसरा प्रश्न आपका जो है ये तीसरा प्रश्न आपका लिखिए 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। प्रिय भैया बहनों, देखिए 2 से 12 तक विषम संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात का। अब 2 के बाद विषम संख्या कितना होगा जो 2 से पूर्ण रूप से ना कटे? विषम संख्या होता है 3 हो गया, 3 के बाद 5 हो गया, और 5 के बाद आपका कितना हो गया? 7 हो गया, और 7 से के बाद आपका 9 हो गया, और 9 के बाद आपका 11 हो गया, फिर 12 आ जाएगा। अर्थात यहाँ 2 लिखेंगे, यहाँ 12। ये 2 से 12 तक विषम संख्या, अर्थात 2 विषम संख्या नहीं है ना 12 विषम संख्या है। तो कितनी संख्याएं हो गई? 1 2 3 4 5 संख्या हुआ। तो आप लोग जानते हैं कि समांतर माध्य x बार इक्वल कुल पदों का योगफल, कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या, कुल पदों की संख्या। देखिए x बार इक्वल समांतर माध्य x बार इक्वल कुल पदों का योगफल। जितना पद दिया है, पहला पद है 3, दूसरा पद है 5 + 7 + 9 + 11 अपान कितने पद हैं? 1 2 3 4 5, यहाँ 5 लिख दीजिए। तो x बार इक्वल आपका हो गया, इसको ऐड कर दीजिए। 5 3 8 8 7 15, और 15 9 24, 24 और 11 35, ये आपका 35 हो गया। 35/5 हो गया, 5 से काट दो, ये बराबर आपका 7 हो गया। था समांतर माध्य आपका हो गया, समांतर माध्य बराबर आपका 7 हो गया। अर्थात इस प्रकार दिया होता है। तो 2 से 12 तक में जो विषम संख्या आएंगी, उन विषम संख्याओं को जोड़ करके जितनी संख्या आएंगी उसका हम भाग दे देंगे। तो ये इसका समांतर माध्य 7 हो गया। अगला प्रश्न आप देखिए, अगला प्रश्न, चौथा प्रश्न आप देख लीजिए क्या है। चौथा प्रश्न है समीकरण, ये चौथा प्रश्न आपका है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 0 को हल कीजिए। चलिए देखिए, यहाँ देखिए x माइनस 1/x इक्वल 0 है। अगर इस x का गुणा इसमें करेंगे तो 1 घात इसका 1 घात इसका, तो ये x² हो गया, -1 हो गया। और x का गुणा 0 में करेंगे तो 0 का गुणा अगर किसी संख्या में करते हैं तो 0 हो जाएगा। x² - 1 बराबर x का गुणा 0 में करेंगे तो 0 हो गया। अर्थात x² बराबर जब लिखेंगे तो ये 1 हो गया, ये को उधर ले जाएंगे तो प्लस हो गया, तो x बराबर हो जाएगा ±1। अर्थात x का मान आ गया आपका ±1। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न नंबर 5, प्रश्न नंबर 5, tan, अगला है tan 26 अंश बटे tan काट 64 अंश का मान ज्ञात कीजिए। देखिए आपको मालूम होगा कि ये tan, या तो tan को 90 माइनस थीटा में तोड़ दीजिए, या तो काट को किसी एक को 90 माइनस थीटा में तोड़ दीजिए। और ये tan को देखिए, देखिए tan को हम क्या लिख सकते हैं? tan इसको लिख सकते हैं 90 - 64 अपान
काट 64। देखिए tan 90 माइनस 64, 90 में से 64 घटाएंगे तो 26 आ जाएगा, इसलिए tan 90 माइनस थीटा बराबर होता है काट थीटा, और थीटा के जगह पे आपका 64 है, इसलिए इसके जगह पे हम काट 64 लिख देंगे। ये आपका हो जाएगा काट 64 अपॉन काट 64, और ये कट के बराबर 1 हो गया, इसका मान 1 हो गया। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6 देखिए क्या है। समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के व्युत्क्रम के मूलों इक्वल 0 के मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। मूलों के व्युत्क्रम का योगफल ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों, देखिए दो घात समीकरण के जो मूल होते हैं वो हम कोई मूल मान लेते हैं अल्फा बीटा, माना समीकरण x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल 0 के मूल अल्फा और बीटा है, अल्फा और बीटा है। तो मूलों का योगफल होता है, मूलों का योगफल होता है आपका, ये होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b बटे a। अब देखिए इसमें यहाँ देखिए ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 से तुलना जब करेंगे तो यहाँ a का मान 1 है, b का मान -7 है और c का मान 12 है। अब अल्फा प्लस बीटा का मान आपका आ गया, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका हो गया माइनस b। देखो b को -7 है तो माइनस यहाँ रखोगे तो प्लस हो जाएगा 7 अपान 1, a का मान 1 है, 1 नहीं लिखा जाएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 7 आ गया। मूलों का गुणनफल इक्वल अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है c अपान a होता है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हो जाएगा कितना, c का मान देखिए यहाँ कितना है 12 है और a का मान 1 है तो 1 नहीं लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा बराबर आपका 12 हो गया। अब मूलों का देखिए यहाँ कह रहा मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल, तो अल्फा का व्युत्क्रम जो होगा, अल्फा का व्युत्क्रम बराबर 1 अपान अल्फा, बीटा का व्युत्क्रम बराबर 1 अपान बीटा हो जाएगा। अब इनका योगफल अर्थात 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा जब हम निकालेंगे तो देखिए अल्फा बीटा का एलसीएम हो गया, अल्फा बीटा और अल्फा का डिवाइड इसमें करेंगे, अल्फा का बीटा बचेगा, यहाँ बीटा बचा प्लस बीटा का डिवाइड करेंगे इसमें तो अल्फा बचेगा, अल्फा अर्थात अल्फा प्लस बीटा का भाग जब देंगे तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना आ जाएगा। देखिए अल्फा प्लस बीटा का मान कितना निकाले हैं 7 हो गया, इस अल्फा प्लस बीटा के जगह पे 7, अल्फा बीटा का मान कितना है 12 है, इस 12 हो गया। अर्थात ये व्युत्क्रमों का योगफल जो हो गया, मूलों के व्युत्क्रमों का योगफल बराबर 7/12, ये आपका हो गया। प्रिय भैया बहनों देख लीजिए, इसमें पहले मूलों का योगफल लिख ले, अगर व्युत्क्रम का योगफल पूछता तो पहले मूलों का योगफल लिख लेते हैं, फिर मूलों का गुणनफल लिख लेते हैं और उसके बाद मूल का व्युत्क्रम माने उल्टा, इसके बाद अपोजिट, यहाँ 1 है तो 1 अपान अल्फा हो जाएगा, बीटा का व्युत्क्रम 1 अपान बीटा हो जाएगा और योगफल माने
योग होता है दोनों को 1/अल्फा प्लस 1/बीटा जोड़ेंगे तो अल्फा बीटा का एलसीएम अल्फा बीटा हो गया। अल्फा का डिवाइड करेंगे तो बीटा बचेगा यहाँ, और बीटा का डिवाइड इसमें करेंगे तो यहाँ अल्फा बचेगा, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा। और अल्फा प्लस बीटा का मान देखिए 7 आया है, और अल्फा बीटा का मान कितना आया है 12 आया है, अर्थात ये हो गया 7/12। अगला प्रश्न आप देख लीजिए। अगला प्रश्न जो है आपका प्रश्न नंबर 7। चलिए प्रश्न नंबर 7 जो है आप देखिए 7, प्रश्न नंबर 7 क्या है? एक लंब वृत्तीय, अगला प्रश्न है एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास, एक लंब वृत्तीय शंकु के आधार का व्यास 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर तथा उसकी तिर्यक ऊंचाई तिर्यक ऊंचाई 13.5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर है। इनका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। है इसका संपूर्ण पृष्ठ ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए, एक लंब वृत्तीय शंकु आपका ये देखिए, आपका जो ये शंकु है इसका डायामीटर व्यास जो दिया है डी का मान दिया है 21 सेंटीमीटर। तो आर बराबर हो जाएगा d/2, अर्थात व्यास का आधा होता है, आर का मान ये होता है, यहाँ आर है, ये पूरा डी है, तो डी का मान 21/2 अर्थात ये 21/2 सेंटीमीटर हो गया, और 21/2 या इसको लिखेंगे 10.5 सेंटीमीटर, ये आर का मान हो गया। इसका रेडियस 21.2 सेंटीमीटर हुआ, और इसका स्लंट हाइट तिर्यक ऊंचाई जिसको एल बराबर कितना दिया है, इसमें देखिए 13.5 सेंटीमीटर दिया है, 13.5 सेंटीमीटर, इसको स्लंट हाइट कहते हैं। अब शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है वो आपका होता है पाई आर कोष्टक में L+R। लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं टोटल सरफेस एरिया TSA, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका होता है पाई आर कोष्टक में L+R, पाई का मान आपको रख दीजिए 22/7, आर का मान 21/2, एल का मान देखिए कितना दिया है 13.5 प्लस आर का मान देखिए, अगर इसको पॉइंट में रखेंगे तो 10.5 हो गया, 10.5, इसको काट दिए 7 3 जा, और ये 11 हो गया। 11 का गुणा इसमें करेंगे 11 का तो ये 33 आ गया, और इनटू जब इसको ऐड करेंगे तो 5 और 5 0 हो गया, पॉइंट यहाँ लिख दीजिए, और ये हो गया 4, और आपका ये हो गया 24। जब 33 में 24 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर हो गया। प्रिय भैया मानव देख लीजिए, लंब वृत्तीय शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर कोष्टक में L+R। अब पाई का मान 22/7 दिया है, इसको लिख लेंगे। आर का मान 21/2 दिया है, या 21/2 को 10.5, क्योंकि ये 10.5 ये 13.5 है एल का मान, अब आर का मान यहाँ देखिए 10.5 है। जब 13.5 में 10.5 जोड़ेंगे तो आपका ये हो जाएगा, आपका 24 हो जाएगा, और 24 का गुणा 33 में जब करेंगे तो आपका 792 आ जाएगा, 792 सेंटीमीटर स्क्वायर। अगला प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 आपका जो है देख लीजिए, यदि का से बराबर, यदि
कास ए इक्वल √3/2 √3/2 हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए, हो तो साइन 2a का मान ज्ञात कीजिए। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ जो मान दिया है ये जो उसको लिख लीजिए, कास ए बराबर √3/2। अब देखिए यहाँ कास ए है इसलिए ये √3/2 कास कितने डिग्री का मान होता है, कितने अंश का मान होता है, हम उसको लिखेंगे। देखिए कास ए इक्वल कास कितने अंश का मान होता है, आपका मान जो होता है ये कास 30 अंश का मान होता है, कास 30 अंश का मान √3/2 होता है, इसलिए कास से कट जाएगा, ए आपका आ जाएगा 13 अंश आ गया। अब आपको किसका मान ज्ञात करना है, साइन 2a का मान ज्ञात करना है। तो साइन 2a आप लिख लीजिए यहाँ साइन, देखिए 2 × a का मान 30 रखेंगे, अर्थात आपका ये हो गया साइन 30 का गुणा जब 2 में करेंगे तो 60 अंश आ गया। अब देखिए साइन 60 अंश का मान कितना होता है, जो कास 30 अंश का मान होता है वही साइन 60 अंश का मान होता है, अर्थात √3/2। आपका साइन 2a बराबर हो गया, साइन 2a बराबर हो गया √3/2। साइन 2a का मान भी √3/2 होगा। प्रिय भैया बहनों देखो कास ए का मान जो आपका दिया उसको लिख लेते हैं, और ये मान जो कास का मान होता वही हम यहाँ रख देते हैं। कास 30 का मान ए है और यहाँ से ए का मान निकाल लेते हैं, फिर जिसका मान ज्ञात करना होता साइन 2a का मान ज्ञात करना है तो साइन 2 × a के जगह पे हम 30 रख दिए, अर्थात ये साइन 60 अंश हो गया। और साइन 60 अंश का मान आप साइड से जब देखेंगे तो √3/2 हो गया, अर्थात साइन 2a बराबर √3/2। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 9, प्रश्न नंबर 9 देखिए 9 या एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा, एक समबाहु त्रिभुज ABC की भुजा 2a है, 2a है, इसके प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। इसके प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए, प्रत्येक लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखो यहाँ देखिए कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज ABC है। समबाहु त्रिभुज आप सबको मालूम है इक्विलेटरल ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल समबाहु त्रिभुज जिसकी प्रत्येक भुजा बराबर होती है, अर्थात ये 2a है, ये भी 2a है, यहाँ से यहाँ तक 2a, ABC जो है ये भी 2a है और ये भी 2a है। और इसमें समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक शीर्ष, देखिए प्रत्येक शीर्ष लंब शीर्ष की लंबाई ज्ञात करना है तो शीर्ष लंब इसका सब जो है बराबर होता है। प्रत्येक शीर्ष लंब जो होता है ये सम्मुख भुजा को, जहाँ से शीर्ष लंब खींचेंगे सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में बांटता है, अर्थात यहाँ से ये हो गया और ये हो गया, लंब का नाम आ गया इसलिए ये 90 डिग्री हो गया। अब देखिए इस ट्राइंगल में जब निकालेंगे तो ये आपका राइट ट्राइंगल हो गया। लिखिए ये समकोण त्रिभुज ADB में आप देखिए इसमें ये 90 अंश के सामने भुजा कर्ण है, अर्थात AB का स्क्वायर बराबर AD का स्क्वायर प्लस यहाँ से 2a है तो यहाँ से BD का मान हो गया a, तो a इसका BD का स्क्वायर, या इसमें AD शीर्ष लंब पूछ रहा है तो AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा AB का स्क्वायर माइनस BD का स्क्वायर। अब AD का स्क्वायर बराबर हो जाएगा, देखिए AB का मान कितना है 2a है, बाई PGT से 2a का होल स्क्वायर माइनस BD का मान कितना है a है, a का स्क्वायर, तो AD का स्क्वायर इक्वल ये हो गया 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। AD बराबर हो गया, AD स्क्वायर बराबर हो गया 3a स्क्वायर, और AD बराबर जब लिखेंगे तो a √3 a स्क्वायर हो जाएगा,
ए डी बराबर आपका हो जाए ए स्क्वायर का वर्गमूल लेंगे तो ए हो जाएगा अंडर रूट आपका 3 हो गया। इतना इकाई हुआ, ए रूट 3 इकाई हुआ और इसके सभी पर ये भी शीर्ष लंब उतने होगा और ये भी शीर्ष लंब इतने होगा। इसमें प्रत्येक त्रिभुज में 3 शीर्ष लंब होते हैं। शीर्ष लंब वो होता है जो किसी भी शीर्ष से सम्मुख भुजा पे 90 डिग्री का कोण बनाता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शीर्ष लंब कहते हैं। अर्थात इसमें 3 शीर्ष लंब, एक एडी हुआ और एक यहाँ कोई नाम दे दीजिए, ये आपका मान लीजिए ये ई हो गया और ये आपका मान लीजिए ये आपका एफ है मान लीजिए तो वी एफ हो गया। अर्थात 3 शीर्ष लंब है, तीनों शीर्ष लंबों की लंबाई ये रूट 3 होगा। अगला प्रश्न देखिए, इसको एक बार फिर से या तो देख लीजिए। देखिए, जब भी समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक भुजा होता है तो किसी भी शीर्ष से इसमें लंब डाल दीजिए और जब लंब डालेंगे तो सम्मुख भुजा को 2 बराबर भागों में ये बांटता समबाहु त्रिभुज में। अर्थात ये इकाई हुआ, ये भी इकाई, यहाँ से यहाँ तक इकाई हो गया और ये समकोण त्रिभुज बन जाएगा। और इस समकोण त्रिभुज में पीजीटी थ्योरम लगा देंगे। अर्थात क्या होता, कर्ण का वर्ग, आधार का वर्ग धन लंब का वर्ग जो निकालना होगा उसमें इसको लगा के निकाल लेंगे। देखिए, इसमें ए डी का मान निकालना है तो ए डी का स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर माइनस बी डी स्क्वायर। ए डी स्क्वायर इक्वल ए बी का मान 2a स्क्वायर और बी डी का मान देखिए ए है तो 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर और ए स्क्वायर 4a स्क्वायर में से ए के स्क्वायर निकाला 3a स्क्वायर और जब ए डी लेंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा और ए स्क्वायर का वर्गमूल ए हो गया, लेकिन अंडर रूट 3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा, इसलिए अंडर रूट 3 ही इसको रहने देंगे। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 देखिए। आपका जो प्रश्न नंबर 10 जो है, प्रश्न नंबर आपका 10 जो दिया है, क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि x कामा x प्लस 2 कामा x प्लस 4 कामा x प्लस 6 तथा x प्लस 8 का समांतर माध्य 11 है तो 11 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। x का मान ज्ञात कीजिए। चलिए प्यारे भैया बहनों, देखिए, समांतर माध्य x बार बराबर होता है कुल पदों के संख्याओं का योग। कुल पदों के संख्याओं का योग अर्थात x प्लस 2 प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और प्लस x प्लस 8। देखिए कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5, 5 संख्या है, बटे 5 कर दो यहाँ पे तो समांतर माध्य x बार बराबर हो जाएगा। इसको जोड़ दीजिए, ये हो गया x प्लस 2 और प्लस x प्लस 4 प्लस x प्लस 6 और प्लस x प्लस 8 अपान 5। चलिए देखिए कितने x हैं, 1 2 3 4 5। यहाँ आप लिख दीजिए 5, यहाँ x बार का समांतर माध्य 11 दिया है, 11 लिख लीजिए, ये 5x प्लस, अब अंक को जोड़ दीजिए, कितना हुआ आपका, देखिए यहाँ 2 है, 2 और 4 6 12 और 12 8 20 अपान 5। अब क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दो। देखो 11 गुणे 5 बराबर कितना हो गया, 5x प्लस 20 को इधर ले, ये आपका इसका मल्टीप्लाई कर दो, 11 25 55 और 20 को इधर ले आइए, माइनस 20 हो गया इक्वल 5x और 5x इक्वल आपका हो गया 55 में से 20 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा 35, अर्थात x बराबर आ गया आपका 35 अपान 5। 5 से इसमें डिवाइड कर दीजिए, कितना हो गया, 5 से बन जा 5, अर्थात x बराबर आपका हो गया 7, x का मान 7 आ गया। अब प्रिय भैया बहनों, आप लोगों को कुछ प्रश्न दिए जा रहे हैं जो कमेंट में हल करके इसको बताइए और ये आपको कैसा लगा उसको भी बताइएगा। इसमें देखिए हम आपको 2 प्रश्न दे रहे हैं। यदि पहला प्रश्न है a माइनस 1 कामा a प्लस 5 कामा a प्लस 11 कामा a प्लस 17 का समांतर माध्य
का समांतर माध्य 10 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। दूसरा प्रश्न आप लोगों के लिए है साइन 32 अपान साइन cos 58 माइनस 1 का मान ज्ञात कीजिए। प्रिय भैया बहनों, ये दोनों प्रश्न आपको हल करके कमेंट में बताना है और ये आपको कैसा लगा उसको भी बताना है। जय हिंद, जय भारत। अगला वीडियो अगले दिन।